किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं और वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई इस समय खेती बाड़ी में लगे हैं जी। खरीफ की जो फसलें हैं वो तैयार हैं, कटने को हैं, उखड़ने को हैं, और रबी के लिए हमारे किसान भाई खेतों की तैयारी में जुट गए जी। बात ये आती है कि जब हमारे किसान भाई रबी फसलों की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, इसके बाद बीज लाते हैं जी, तो जितना अच्छा बीज होता है उतनी ही अच्छी फसल होती है, उत्पादन भी उतना ही अच्छा होता है। किसान भाई क्या करते हैं कि घर में रखा हुआ अनाज बो देते हैं, बीज नहीं बोते थे जी, और बीज अगर बोते हैं तो बीज उपचार नहीं करते हैं जी। तो बात ये आती है कि बीज उपचार से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इन पे आज हम चर्चा करेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा हमारे किसान भाइयों को कि बीज उपचार क्या है। श्रीमान, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं अपने समस्त किसान बंधुओं को, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, बीज उपचार केवल एक प्रक्रिया नहीं है श्रीमान जी। बीज उपचार को यदि आप समझना चाहें तो ये फसल के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। जिससे क्या है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि फसल में कई जगह अंकुरण सही से नहीं हो रहा है। यदि अंकुरण सही से नहीं होगा तो फसल वृद्धि अच्छे से नहीं होगी या फसलों की उपज अच्छी नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें बीजोपचार करना अत्यंत आवश्यक है जी। जैसे कि आपने कहा कि बीजोपचार है क्या, तो सामान्य भाषा में यदि मैं कहूँ तो बीजोपचार का मतलब है कि बीजों को खेत में बोने से पहले कुछ विशेष रसायनों का, जैविक दवाओं का या भौतिक तरीके से उपचारित करना, जिससे कि बीजों में मृदा जनित या मिट्टी जनित या रोगों कीटों जनित यदि कोई रोग या कीटों का प्रकोप है तो वो दूर किया जा सके और जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा हो और उपज अच्छी प्राप्त हो सके। सही कहा कि हमारे किसान में अगर बीज उपचार करेंगे तो आने वाले समय में कोई कीट और रोग का प्रकोप फसलों में नहीं होगा। जी। डॉक्टर साहब, अब बात याद थी कि बीज उपचार हमारे किसान भाई कैसे करें, क्योंकि किसान भाई दलहन लगाते हैं, तिलहन लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं। जी जी। तो सभी का अलग अलग तरीका भी होगा। बिल्कुल। तो इसको कैसे करें? देखिए, फसलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीजोपचार मुख्य रूप से 3 तरीके से होता है जी। वैसे यदि हम देसी भाषा में कहें तो किसानों के यदि आप परिप्रेक्ष्य में जानना चाहें तो किसान जनरली सबसे पहले क्या करता है, बीजों को सीधे धूप में सुखाकर रख देता है। जी जी। जिससे क्या है कि बीजों को जो भी बैक्टीरिया का या किसी चीज़ का प्रकोप है उसमें उसके कुछ स्पोर्स हैं तो वो चीज़ें सीधे धूप में आने से उनका एक टेम्परेचर, एक तापमान नियंत्रित होता है जी। और वो जो अनुवांछित पदार्थ हैं वो बीज से नष्ट हो जाते हैं। जी जी। एक तरीका और होता है श्रीमान, जिसमें आपने देखा होगा एक नमक का घोल बनाना। हाँ। जो देशी विधि में आपको बता रहा हूँ, 16% नमक का घोल बना के किसान, जैसे सरसों का बीज आप एक ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो किसान क्या करते हैं, नमक के घोल में बीजों को डाल देते हैं और जो बीज असामान्य या खराब होगा वो तैरकर ऊपर आ जाता है और जो अच्छा बीज होता है वो नीचे बैठ जाता है और उनको किसान निकाल कर अलग कर लेता है और उसे बुआई कर लेता है। इनके अलावा भी 3 मुख्य विधियां हैं, जैसे कि एक रासायनिक विधि हुई। रासायनिक विधि में आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जैसे जो फफूंदनाशक हैं या कीटनाशक हैं उन रसायनों का प्रयोग करते हैं। उनको प्रयोग करने के लिए जो अनुशंसित मात्रा होती है, जिसे हम रिकमेंडेड डोज कहते हैं, उस मात्रा का प्रयोग करके इसे पानी में इस रसायन को घोल लिया जाता है। घोलने के बाद बीजों के ढेर पर अच्छी तरह से डाल लिया जाता है और डालने के बाद बीजों को एक अच्छी तरह से मिलाकर उसके बाद उसे किसी पॉलीथीन पर या बोरी के ढेर पर छांव में सुखाया जाता है। यहाँ पर इसे धूप में नहीं सुखाना है हमें, छांव में सुखा लिया जाता है, जिससे कि इससे केमिकल की जो परत है वो बीजों के ऊपर अच्छे से आ जाए। दूसरी चीज जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे फफूंदनाशक होते हैं, वो थायरम हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया और कीटनाशक जैसे इमेडाक्लोप्रिड हो गया। इनका प्रयोग किसान जनरली कर सकते हैं। दूसरा उपचार है जैविक उपचार। जैविक उपचार एक पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। इस उपचार में जो मित्र जीवों का उपयोग किया जाता है। जी जी। अब मित्र जीव जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गए, राइजोबियम हो गया, पाउडर या तरल रूप में हम इन्हें लेते हैं और इन्हें क्या है, थोड़े से गुड़ में पानी में घोलकर चिपचिपा घोल बना लिया जाता है। जिससे क्या, चिपचिपा जब घोल बनेगा तो बीजों पर चिपकने का कार्य करेगा। बिल्कुल। और इससे हम क्या करते हैं, ये जो जैविक एजेंट हैं इन्हें उस गुड़ वाले घोल में बीजों को संतुलित मात्रा में मिला दिया जाता है और ऊपर से जैविक एजेंट को डाल दिया जाता है, जिससे कि वो जैविक एजेंट उसमें मिल जाए और फिर इन बीजों को छांव पर सुखाकर
आप छटाई कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जो राइजोबियम का प्रयोग है वो हमें दलहनी फसलों में करना है। दलहनी फसलें जैसे चना मटर, इनमें ही प्रयोग करना है। अच्छा, तीसरा उपचार है भौतिक उपचार, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें सीधे धूप में रखना है। और दूसरा एक उपचार और है गर्म पानी का उपचार। अच्छा, आपने सुना होगा, ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तापमान निर्धारित किया गया है, मगर जनरली 50 डिग्री से लेकर 54 डिग्री तक सारे तापमान को नियंत्रित किया जाता है जी। और इसमें 10 से 12 मिनट तक बीजों को भिगोकर रखा जाता है। अब जैसे किसानों की आप बात करें तो हर किसान तो केमिकल, रसायन ये सब खरीदने नहीं जा सकता है, तो वो या तो नमक के घोल का प्रयोग कर लेता है या गर्म पानी का प्रयोग कर लेता है। तो इस विधि से भी अपने बीजों को उपचार कर सकता है और इन बीजों को उपचारित करने के बाद फसलों को लगाकर अपनी फसल को स्वस्थ बना सकता है और अच्छी अंकुरण क्षमता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। ये तो हो गया कि बीज उपचार कैसे करें हमारे किसान भाई जी। अब सीधी सीधी बात डॉक्टर साहब हम करें कि हमारे किसान भाई जैसे अब तैयारी लगा रहे हैं बुआई की जी, और मान के चलिए कल उनको बुआई करना है, जी, तो बुआई के कितनी देर पहले वो बीज उपचार करें और मात्रा उसमें कितनी डालें? जैसे आपने कार्बनडाजिम, बावेस्टीन और ये थायरम बताइए। जैसे 24 से 48 घंटे पहले आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचार क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपने एक तरफ बीज उपचार किया और एक तरफ बीज उपचार नहीं किया है, तो कई बार आपने देखा होगा चींटियां बीजों को आके खा जाती हैं। जी जी बिल्कुल। कुछ हानिकारक कीट होते हैं जो बीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं और हमें लगता है कि अंकुरण अच्छे से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की व्याधियों से बचने के लिए हम बीज उपचार करते हैं। तो 24 से 48 घंटे पहले आपको बीज उपचार कर लेना है। और दूसरी चीज ये है कि जो उपचारित बीज हैं उन्हें ही हमें प्रयोग करना है। जी जी। इससे मुख्य रूप से क्या हो सकता है कि जैसे हमारी कीटों से सुरक्षा तो ही है, साथ में अंकुरण क्षमता है, फसल स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो आपके हानिकारक कीट हैं वो उस पर प्रकोप नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की सारी चीजें कि आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि बीज उपचार हमारे किसान भाइयों ने किया, बीज उपचार करके बुआई कर दी जी, तो आने वाले समय में क्या फायदा होगा उससे? देखिए, प्रमुख तौर पर यदि मैं कहूँ तो जैसे रोगों से बचाव होता है। इससे रोगों का बचाव, जैसे आपने सुना होगा जड़ सड़न होती है या उकटा रोग लग जाता है, ये रोग जो है बीज और मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। तो इन चीजों से बीजोपचार फसल की रक्षा करता है। जी जी। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कीटों से रक्षा करता है। जैसे शुरुआती अवस्था में आपने देखा होगा दीमक लग जाता है या सफेद लट आपने जो सुना होगा, इस प्रकार से जो पौधों को खाने वाले जो कीड़े हैं जो मिट्टी में रहते हैं, इनसे बीजोपचार रक्षा करता है। दूसरी चीज, बेहतर अंकुरण क्षमता, मतलब स्वस्थ बीज रहेगा तो आपको खेत में एक समान अंकुरण दिखाई देगा और इसके साथ साथ पैदावार में आपके 10 से 15% की आप वृद्धि देख पाएंगे। जी जी। और बीजोपचार करने से क्या होगा कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीएसबी कल्चर एक होता है जो सल्फर की कमी को पूरा करता है। अच्छा। तो वैसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के यदि हम ऐसे राइजोबियम कल्चर का आपने उपयोग किया तो ये दलहनी फसलों में क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर अपनी जरूरत के हिसाब से पौधों तक पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो किसानों की लागत में भी कमी आएगी और फसल भी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं दलहनी फसलों में जी, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और जो फसल को आवश्यकता है नाइट्रोजन को वो उनको देती है। जी। डॉक्टर साहब, अब बात ये आती है कि बीजोपचार करते समय हमारे किसान भाई क्या सावधानियां बरतें? देखिए, यदि सीधे तौर पे कहा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, मगर क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि मनुष्य और पशुओं के लिए इससे खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है कि यदि आपने रसायन का इस्तेमाल किया तो रसायन तो जहरीले होते हैं और मान लीजिए आपने यही उपचार करते समय मान लीजिए दस्ताने नहीं पहने हैं और भूलवश वो आपके रसायन आपके हाथ में रह गया और आपने कुछ खा लिया तो आपसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपने उपचारित किए हुए बीजों को मान लीजिए पशुओं को खिला दिया तो उन्हें हानि पहुंच सकती है, ये जानलेवा भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए कि जो बचे हुए बीज हैं उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए जी। प्रॉपर आपको ग्लव्स पहनने चाहिए और ऐसे उपचारित बीजों को बच्चों से और पशुओं से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, जब रसायन आप खरीदते हैं तो उस पर एक रिकमेंडेड डोज या अनुशंसित मात्रा लिखी हुई होती है। बिल्कुल। उस अनुशंसित मात्रा का यदि आपने कम प्रयोग किया तो भी आपका बीज उपचार लाभदायक नहीं होगा। यदि आपने ज्यादा प्रयोग कर लिया तो हो सकता है बीज आपके जल जाएं और वो बिल्कुल अंकुरित ना हो। तो आपको क्या करना है कि अनुशंसित मात्रा जितनी दी हुई है उतनी मात्रा का ही उपयोग करना है जी, जिससे क्या है आप और पर्यावरण
दोनों सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर साहब, बात अभी हम कर रहे थे सावधानी की। जी। तो हमारे किसान भाई जब बीज उपचार करें जी। गेहूं का जी। या दलहन का जी। और तिलहन का, जी। तो इनमें क्या क्या सावधानी रखें जी। कि एक ही दवा से सभी का बीज उपचार करें या अलग अलग दवा या अलग अलग कल्चर हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना होगा? दो मुख्य बातें आपको इसमें बताना चाहूंगा। एक तो यदि सामान्य तौर पर देखा जाए तो सीधे सीधे कोई नुकसान नहीं है। देखा जाए तो जैसे पशु और मनुष्यों के लिए मुख्य रूप से नुकसानदेह हो सकता है कि यदि मान लीजिए आप रसायन का उपयोग कर रहे हैं हाँ। और आपने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हैं तो आपका रसायन आपके हाथों में लग गया और उसी रासायनिक हाथों से मान लीजिए आपने कुछ ग्रहण कर लिया तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी चीज कि यदि मान लीजिए आपने उपचारित बीज को पशुओं को खिला दिया तो वो जानलेवा हो सकता है। जी। एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको टर्म बताना चाहूंगा। आपने जैसे सुना होगा कि हमें कोई शिकायत होती है तो हम पुलिस विभाग जाते हैं अपनी FIR लॉन्च कराने के लिए। जी बिल्कुल। ऐसे ही यदि एक किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि वो एक सूत्र सीख लें, FIR का सूत्र जिसे हम कहते हैं। एफ का मतलब होता है पहले हमें क्या फंजीसाइड का उपयोग करना है जी, फिर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है और फिर तीसरा राइजोबियम का उपयोग करना है। बिल्कुल। इस तरीके से उपयोग करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही में किसानों को बताना चाहूंगा कि एक अनुशंसित मात्रा होती है। जैसे कि अब मैं कहूंगा कि राइजोबियम जो है, राइजोबियम को सिर्फ दलहनी फसलों में उपयोग करना है। अच्छा। अब जैसे गेहूं की आप बात करते हैं तो गेहूं के लिए आप PSB कल्चर हो गया या एजोटोबैक्टर हो गया, इसका उपयोग करना है। अब रही बात अनुशंसित मात्रा की, तो अनुशंसित मात्रा 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की मात्रा उपयोग की जाती है जिसमें आपको उपयोग करना है। यदि आप इन मात्राओं को सही रूप में उपयोग करते हैं तो आपके लिए और पर्यावरण के लिए बहुत संतुलित होगा। 2 से 2.5 ग्राम दवा लेना है जी, और प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमारे किसान भी उसको उपचारित करेंगे जी। तो हमारा एक निश्चित मात्रा में जो है जी वो हमारा बीज उपचार होगा और इसके बाद हमारे किसान भाई उसको प्रयोग करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, अंत में बात ये आती है परिणाम की कि हमारे किसान भाई बीजोपचार किया, वैज्ञानिक तरीके से खेती की, उनका FIR का जो सूत्र दिया वो भी हमारे किसान भाइयों ने लागू किया, फंजीसाइड से किया, इंसेक्टिसाइड से किया, राइजोबियम कल्चर से किया। इतनी विधियां करने के बाद में क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आता है, ताकि किसान भाइयों को लगे कि बीज उपचार करने से ये फायदा हुआ? जी, सबसे पहली बात है कि बीजोपचार करने से आपकी लागत में कमी आएगी। जैसे कि श्रीमान मैंने पहले भी कहा कि ये कम लागत वाली योजना है या एक तकनीक है, एक क्रिया है। इसमें जैसे कि यदि आप पहले से ही इन चीजों को उपचारित करते हैं तो आपको यूरिया अलग से नहीं लेना होगा। जी जी। तो उसका खर्चा आपका बच जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसके फायदे ऐसे हैं कि यदि आप जोखिम देखें, किसान के जीवन में जो जोखिम होते हैं फसल को लगाने से लेकर कटाई तक, तो यदि आप बीजोपचार करके लगाते हैं तो आपके अंकुरण अच्छी होगी, पैदावार में बढ़ोतरी होगी। लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी बीजोपचार के बाद देखी गई है। अच्छा। साथ ही साथ यदि इसे सही और पूरी सावधानी के साथ बीजोपचार किया जाता है तो किसान अपनी फसल को पूरी तरह सुरक्षित कर सकते हैं कीटों के प्रकोप से, रोगों के प्रकोप से, जिससे क्या उन्हें आगे जाकर इंसेक्टिसाइड या बाकी चीज़ों पर खर्च नहीं करना होगा। तो यदि आप ओवरऑल देखें या पूर्णतः रूप से देखें तो किसानों की फसल स्वास्थ्य से लेकर उनकी लागत से लेकर और उनके जीवन में इन सभी तकनीकों को मिला खुशी का माहौल जो, जैसे हम बच्चों को देखकर खुश होते हैं वैसे एक अच्छी फसल को देखकर भी किसान खुश होता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत हेल्दी और बहुत स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चलते चलते किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? के माध्यम से कृषक बंधुओं को और समस्त श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जब भी फसलों को चयन करें तो पहले तो आप जो किस्म है सही किस्मों का चुनाव करें। जी। मतलब जब भी आप किस्मों का जो एक रिलीज ईयर होता है कि कब वो प्रजाति दी गई है तो आप देखिए कि जिस वर्ष आप लगा रहे हैं उससे 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी किस्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसकी अंकुरण क्षमता उसमें लिखी हुई होती है कितनी है, और साथ ही उस बीज को अच्छी तरह से उपचारित करें। उपचारित करने के मैंने आपको तमाम तरीके भी बताए हैं कि आप देशी, यदि आपके पास बहुत आर्थिक स्थिति नहीं था, आप नमक के घोल से, धूप से, बाकी सारी चीज़ों से कर सकते हैं। आप किसी भी एक विधि को अपनाकर बीजों को उपचार करें जिससे कि फसलों को कीटों से, रोगों से और जितने मिट्टी जनित और अलग अलग रोग हैं उनसे बचाया जा सके और फसलों के स्वास्थ्य अच्छा हो, पैदावार अच्छी हो। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं वो इस चीज़ को अपनाकर अपना बेहतर कर सके। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, आपने बीज उपचार पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आप आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।